हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर गांधी युग से संबंधित जो प्रश्न पिछले वीडियो में देखे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और अभी इस वीडियो में हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे और गांधी की जो भूमिका रही भारत में उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं गांधी भारत में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी वापस आए कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आए। और याद रखिएगा भारत में जो है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की जो अधिनियम है, यानी कि इसकी जो परंपरा शुरुआत हुई 2002 में ये अधिनियम आया था। और अधिनियम जो लाया था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसी समय ये प्रस्ताव लाया गया कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाए। और 2002 में ये प्रस्ताव आया था और 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था ये मनाया गया था इंदौर में, याद रखिएगा इंदौर में। और ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए गांधी जी भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की प्रस्ताव जो आया था वह 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा। लेकिन पहली बार इसको मनाया कब गया? 2003 में। 2023 में जब पिछली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था तो ये इंदौर में मनाया गया था। और ये कौन सा क्रम का था? 17वां क्रम का था। अब देख लेते हैं उसी में आगे। भारत वापस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। और याद रखिएगा जब गांधी जी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को तो सबसे पहले वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी मिले तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को कहा कि भारत का भ्रमण करो और अपने आंखें और कान खोलकर रखना किंतु मुंह बंद रखना। तो याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत वापस आते हैं तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को कहा कि पूरे भारत का भ्रमण करो, लेकिन याद रखना भ्रमण करते समय अपनी आंख और कान खुला रखना लेकिन मुंह बंद रखना। ये बात किसने कही थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कही थी। आगे बात करते हैं 1916 ईस्वी को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। किसने? गांधी जी ने, याद रखिएगा। अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब किया? 1916 में। और उसके बाद जून 1917 ईस्वी को इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया, याद रखिएगा। यही जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था 1916 में अहमदाबाद में, इसी सत्याग्रह आश्रम का हस्तांतरण किया जून 1917 में। कहाँ पर? साबरमती नदी के किनारे। आगे बात करते हैं 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था 1916 में। और इस उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की उद्घाटन समारोह में गांधी शामिल हुए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो इसका संस्थापक थे, याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। जब इसका उद्घाटन समारोह हो रहा था तो इसी उद्घाटन समारोह में गांधी भी पहुँचे। और उसके बाद जब पहुँचे तो इस तरह से भारत में प्रथम बार यहीं से गांधी ने सार्वजनिक भाषण दिया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि गांधी ने भारत में प्रथम बार कहाँ से सार्वजनिक भाषण दिया था? तो 1916 ईस्वी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। आगे बात करते हैं 1916 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ समझौता में शामिल हुए थे। याद रखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में विभाजन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में बट गया था। एक तो गरम दल था, याद रखिएगा, गरम दल, और दूसरा था नरम दल, नरम दल। और ये हुआ क्या, 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में ये गरम दल और नरम दल को फिर से एक बार मिला दिया गया। ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया, अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसमें गांधी की क्या क्या भूमिका रही वो जानते हैं। गांधी ने लखनऊ समझौता की आलोचना किया था। लखनऊ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसका आलोचना किया था। दूसरा, गांधी को चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने किसान के बारे में बताया था। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का लखनऊ समझौता में शामिल हुए थे, इसी समझौता में बिहार के एक प्रसिद्ध नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, और इस राजकुमार शुक्ल ने गांधी से मुलाकात करके चंपारण में जो किसानों पर ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, उसके बारे में राजकुमार शुक्ल ने गांधी से बात किया और उनको निमंत्रण दिया चंपारण आने के लिए। तो उसके बाद गांधी जी 1917 में चंपारण आते हैं और यहाँ से इन्होंने अपना चंपारण सत्याग्रह शुरू करता है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। देखिए, चंपारण सत्याग्रह बेहद इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कहाँ पर? बिहार में। इसका कारण क्या था? 3 कठिया पद्धति, यानी 3/20, 20 में से तीसरे हिस्से पर भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यही था चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी के द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। याद रखिएगा, भारत में गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, गांधी जी ने अपना सत्याग्रह की जो शुरुआत किया था वो किया था दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। कब? 1917 में, नील की खेती करने के विरोध में, नील की खेती यानी 3 कठिया पद्धति के विरोध में। आगे बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी ने। तो ये तो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी ने। और सवाल याद रखिएगा, ये जो बिहार के अंदर चंपारण है, इस चंपारण में आने का निमंत्रण गांधी को किसने दिया था? तो पीछे हम लोग पढ़े, राजकुमार शुक्ल एक बिहार चंपारण के प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने ही गांधी जी को भारत में आने के लिए निमंत्रण दिया और बिहार में आकर के गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसके अलावे अन्य नेता भी इस चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे, जिसमें से कि महादेव देसाई जो गांधी के निजी सचिव थे, मजहर उल हक, नरहरि पारेख, वज्र किशोर, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोगों ने भी चंपारण सत्याग्रह में गांधी को मदद किया था। यानी कि चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व में अन्य शामिल, ये सभी नेता भी शामिल हुए थे। गांधी को इसमें मदद किया गया था इनके द्वारा। महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारेख, वज्र किशोर, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे नेता भी थे जो चंपारण सत्याग्रह को सही बता रहा था, यानी विरोधी। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने कह रहा था, उसके विरोध करने वाले नेता का नाम था NG रंगा। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के विरोधी नेता कौन थे? NG रंगा। अगर इसको आप लोग याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक जानना चाहें कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी को किसने किसने सहयोग किया था, किसने, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मनरा बज्रे। याद रखिएगा, मनरा बज्रे। तो देखिए, म से हो जाएगा महादेव देसाई, न से हो जाएगा न से अभी नरहरि, न से हो जाएगा नरहरि, और रा से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ब्र से हो जाएगा ब्रज किशोर, और जे से हो जाएगा जेबी कृपलानी। मनरा बज्रे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। म से हो जाएगा महादेव देसाई, न से हो जाएगा नरहरि, रा से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ब्र से हो जाएगा ब्रज किशोर, और जे से हो जाएगा जेबी कृपलानी। इसके माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, मनरा बज्रे के माध्यम से। आगे हम लोग बात करते हैं
जब नील की खेती करने के विरोध में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक जांच समिति बैठाई गई, जांच समिति बनाया गया, जांच समिति का गठन किया गया और ये जांच समिति चंपारण कृषि जांच समिति कहलाया। याद रखिएगा, जांच समिति का क्या नाम था? चंपारण कृषि जांच समिति। और इसके अध्यक्ष कौन बने? FG सलाई। याद रखिएगा, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन बने? FG सलाई। और इनके सदस्य में थे गांधी जी, राजा हरिप्रसाद, LC अडानी, ये तीनों लोग इनके सदस्य थे। इस तरह से याद रखिएगा, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य में गांधी जी, राजा हरिप्रसाद, LC अडानी और इसके अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई। इन सभी के नेतृत्व में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया। कुछ दिन बाद इस जांच समिति का जो रिपोर्ट यानी परिणाम आया, इस परिणाम के अंदर इन किसानों के वसूले गए धनराशि का 25% वापस करने को तैयार हुए सरकार। तो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बना कि चंपारण कृषि जांच समिति ने अपने रिपोर्ट के बाद परिणाम जो आया, वो उस परिणाम में अंग्रेजी सरकार ने इन किसानों के वसूले गए धनराशि का 25% वापस करने को तैयार हुआ। आगे है, ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। चंपारण कृषि सत्याग्रह के सफलता के बाद गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। बेहद इंपॉर्टेंट है सवाल, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। गांधी जी को जो महात्मा कहा वो किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। कब? जब चंपारण सत्याग्रह में इनको सफलता मिली तब। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया गया, जो फरवरी 1918 में शुरू किया गया था। और उसी के बाद 1918 में ही गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। और ये खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? मार्च 1918 में। तो याद रखिएगा, और ये दोनों ही हुआ था अहमदाबाद में ही। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 और खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में। इस तरह से हम लोगों ने आज गांधी की भूमिका में, भारत में जो गांधी की भूमिका रही उसमें पढ़े, और साथ में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ, उस चंपारण सत्याग्रह के क्या परिणाम हुए, गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह, उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। इस तरह का वीडियो हम आगे भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल सुमन क्लासेस पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।